आज हम बात करने वाले हैं सेशन 7 में मौर्यन एज की। इसके पहले की कहानी जिसमें हमने 16 महाजनपदों के बारे में समझा था। हमने आपको बताया कि कुछ महाजनपद ऐसे हैं जहां पर राजशाही चलेगी या फिर मोनार्की होने वाली है, वहां पर एक मोनार्क होगा। और कुछ जगह पर आप देखेंगे रिपब्लिकन होगा, जिसमें मैंने मल्ल, वज्जी, कंबुज और कुरु के बारे में बताया था, जिसके लिए जो ट्रिक थी वो थी मावाकाकू। इससे आपको पता है कि 4 जो हैं वो रिपब्लिक हैं, तो बाकी के जो बचे हुए 12 हैं उनमें मोनार्की होने वाली है। हमने साथ में कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जानकारी ली थी, जैसे हमने बिंदुसार के बारे बिंदुसार के बारे में इस बार हम जानेंगे। बिंबसार के बारे में जाना था, जो कि हिरण्यक डायनेस्टी के हैं। उसके बाद हमने अजातशत्रु के बारे में जाना था, जिन्होंने अपने पिता को मार के गद्दी पर उन्होंने अपने आप को काबिज कर लिया था। तमाम जानकारियां ले चुके थे। उसके बाद की डायनेस्टीज के बारे में भी हम समझे थे। अंत में हमने धनानंद की बात करी थी, जो आखिरी राजा था और जो कि अलेक्जेंडर का कंटेम्परेरी था। हालांकि अलेक्जेंडर और धनानंद की जो फौजें हैं इनकी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि जो अलेक्जेंडर के मर्सनरीज थे, जो मैसेडोनिया के मर्सनरीज कहें, उन्होंने मना कर दिया था लड़ने से और इसकी वजह से लड़ाई टल गई। हमने अंत में जो चर्चा की थी सेशन 6 में, वो ये थी कि क्या इंपैक्ट पड़ता है अलेक्जेंडर के इन्वेजन का, कैसे वो फारसियों को उनके तख्त से हटा देता है, उनको हरा देता है, जिसमें हमने डारियस 3 की बात की थी। और उसके बाद से अकेमेडियन एम्पायर खत्म हो जाता है और ग्रीक जो है वो वेस्टर्न फ्रंट में, आज के समय आप गांधार और आसपास के इलाके में देखते हैं, वहां पर आके बस जाते हैं, वहां पर ये अपना किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं। इंपैक्ट में हमने ये देखा था कि सी रूट और लैंड रूट डेवलप कर ली गई है इनके द्वारा। कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आता है, जैसे गांधारा आर्ट में आप देखेंगे तो ग्रीक गॉड्स जिस तरीके से रिप्रेजेंट करे जाते थे वो भी यहां पर किया जाने लगा था। आज हम बात करने वाले हैं, याद है आपको, मगध साम्राज्य में धनानंद के बाद जो कहानी आने वाली थी वो आने वाली थी चंद्रगुप्त मौर्य की। जो चंद्रगुप्त हैं वो मौर्यन एज को शुरू करने वाले, मौर्य साम्राज्य जो कि सबसे बड़ा होने वाला है, और इसी की वजह से हम अशोका द ग्रेट को जानते हैं। जरा आप मैप पे ध्यान से अगर नजरें घुमाएंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, साउथ में कुछ जगहें छोड़ के बे ऑफ बंगाल यहां पर भी और अरेबियन सी, दोनों जगहों पर आपको देखने मिलेगा आपका मौर्यन एम्पायर। इसी वजह से जब हम बिंदुसार की बात करें, जो कि चंद्रगुप्त के बेटे हैं, तो उनको एक नाम दिया जाता है जो होता है दोनों सीज के ऊपर कंट्रोल करने वाला आदमी। तो इस तरीके से अलग अलग नाम दिए गए थे। और यहां पर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान तक पूरा साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। मगध साम्राज्य या फिर मौर्यंस ने जो एम्पायर बनाया था वो यहां तक पहुंच गया था। सबसे बड़ा एम्पायर जो है वो मौर्यंस के समय ही था, जिसमें इंपॉर्टेंट कैपिटल्स की अगर हम चर्चा करें तो पाटलिपुत्र जो कि यहां पर है, आज के समय पटना का समझ लीजिए, उज्जैन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अवंती के पास में, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और तक्षशिला जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेस्टर्न बॉर्डर पे इंपॉर्टेंट है। और तक्षशिला के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अशोक जब गवर्नर थे तब तक्षशिला में एक बार विद्रोह हुआ था और विद्रोह को दबाने का काम अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक को भेज के उस विद्रोह को दबाया गया था। ये एक जरूरी जानकारियां हमें मिलती हैं जो भी तमाम किताबें हैं उनसे। मैं हमेशा आपसे बात करता हूं कि इतनी सारी बातें जो मैं आपको बता पा रहा हूं वो कहां से पता चल रही है, सोर्स क्या है इन सब चीजों का। तो सबसे पहले आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है मेगास्थनीज की इंडिका। हालांकि इंडिका जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में अभी भी अवेलेबल नहीं है। मेगास्थनीज काफी लंबे समय तक मौर्यन साम्राज्य में रहेंगे, मौर्यन साम्राज्य की चीजों को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को, जो भी तौर तरीके होते हैं उन सारी चीजों को देखेंगे, सीखेंगे और अपनी किताब में लिखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका में। कहीं कहीं आप देखेंगे कि मेगास्थनीज की इंडिका को चंद्रगुप्त के जो गुरु थे, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, उनके अर्थशास्त्र से भी कंपेयर करा जाता है। दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस करा जाता है और बहुत सी चीजें दोनों में अलग मिलती हैं। जैसे अर्थशास्त्र में स्लेवरी के बारे में लिखा गया है, तो मेगास्थनीज जो है वो स्लेवरी कहते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो दोनों की अलग अलग परिभाषा होने की वजह से काफी फर्क भी है इंफॉर्मेशंस में, लेकिन फिर भी मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो महत्वपूर्ण सोर्स हो जाती है, जिससे हमें ये सारी जानकारियां मिलती हैं मौर्यन साम्राज्य के बारे में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसके लिए पाटलिपुत्र जो था वो एक कैपिटल था। कैपिटल सिटी जो होगी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, आज के समय जैसे दिल्ली है उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी वहीं से होने वाली है, यह आपको याद रखना है। सोशल लाइफ किस तरीके की होती है इसकी जानकारी के लिए आपके पास अर्थशास्त्र है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में बहुत बारीक चीजें लिखी है, बारीक, इतनी बारीक लिखी हैं कि अगर कोई विडो है तो उसको काम कैसे करना है,
या फिर उसको कपड़े का काम कराया जाएगा तो उसको कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है, उसको अपने घर से कितने बजे निकलना है, और उसको जाके जो भी ऑफिशियल है उसको काम किस तरीके से डिलीवर करना है, उसका प्रोसीजर लिखा है। अगर कोई ऑफिशियल बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो उसकी सजा क्या होगी ये भी लिखा हुआ है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सजा दी जाती थी, इस चीज की भी चर्चा करी गई है अर्थशास्त्र के अंदर। साथ में हम बात करें तो चंद्रगुप्त के समय ये सारी जो चीजें हो रही थी, और भी लिटरेरी सोर्सेज हैं जिनसे हमें जानकारी मिलेगी। कौटिल्य को आपको मालूम है इंडियन मैकियावेली कहा जाता है। अब मैकियावेली कौन है? एक किताब है द प्रिंस। मैकियावेली जो है वो इटली में या फिर फ्लोरेंस कहें, जहां से रेनेसांस शुरू हुआ था, वहां पर ये थे। द प्रिंस ने किताब लिखी थी, आप चाहें तो ये किताब पढ़ सकते हैं। इस किताब में लिखा है कि इट इज गुड इफ यू आर लव्ड बट इट इज बेटर दैट यू आर फियर्ड। मिनिमम आपसे लोग डरें, ऐसा लिखा है मैकियावेली ने, और अगर लोग आपसे प्यार करते हैं तो और अच्छी बात है, पर उनको डरना चाहिए, ऐसी चीजें लिखी हैं इन्होंने। मैकियावेली ने एक डायरेक्शन या फिर एक रूल बुक बना के दी है, अगर किसी को शासन करना है, किसी को प्रिंस बनना है तो उसको किस तरीके से चलना होगा, क्या उसके तौर तरीके या फिर उसका सलीका होना चाहिए। पीएसआईआर के स्टूडेंट्स के लिए मैकियावेली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडियन मैकियावेली जो है वो कौटिल्य कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात एक और आप समझ लीजिए कि इनको इंडियन मैकियावेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि क्षत्रिय नहीं थे, उनको राजा बनाने का जो श्रेय है वो जाता है चाणक्य को। आप अगर चाहें तो भारत एक खोज, मैं आपको हमेशा ही कोशिश करता हूं बताने का इसके बारे में, भारत एक खोज बहुत ही पुराना एक सीरियल है जो दूरदर्शन पे आता था। आप चाहें इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। जब आप इसको देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा जानकारी मिल जाएंगी कि क्या सिनेरियो हुआ करता था उस समय पर। अर्थशास्त्र की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो किसके द्वारा डिस्कवर करी गई? तो आर श्यामा शास्त्री जो है, इन्होंने 1904 में डिस्कवर किया था अर्थशास्त्र को। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। हम जो भी यहां पर चर्चा कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जितनी भी एंशिएंट की यहां पर चर्चा हुई है, हमने जैनिज्म बुद्धिज्म भी पढ़ा है, हमने प्री हिस्ट्री के बारे में जाना, वैदिक कल्चर के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, सब हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको खुद मालूम है कि प्रीलिम्स काफी पास में है। हमारा अप्रोच रहने वाला है कि हम प्रीलिम्स में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए हम तैयार हो जाएं। जैसा मैंने आपको बताया कि चाणक्य को कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जब आप देखेंगे भारत एक खोज को तो उसमें विष्णुगुप्त को धूर्त के नाम से जाना जाता, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ सेंटर से भरा हुआ है, अपने काम से मतलब रखने वाला या अपने फायदे के बारे में सोचने वाला माना जाता है। इसमें इस जो किताब है अर्थशास्त्र, इसमें लिखा है कि आप डिवोर्स दे सकते हैं, वाइफ को छोड़ सकते हैं, और ये चीज भी अलाउ करी गई है। मतलब बहुत सारी चीजें सोसाइटी के बारे में आपको अर्थशास्त्र से पता चलेगी। गणिका भी एक ऑफिसर हुआ करते थे जो प्रोस्टिट्यूशन की सिचुएशन आई थी, सती प्रथा होती थी या नहीं होती थी, विडोज का क्या सिचुएशन थी, विमेन की क्या सिचुएशन थी, ये सब पता चलता है आपको अर्थशास्त्र से जो कौटिल्य ने लिखी थी। तमाम आइडियाज चाणक्य के, किस तरीके से आपको एक राज बनाना है, किस तरीके से आपको राजपाट चलाना है, इन सब की बातें भी लिखी गई थी। तो अर्थशास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें सारी चर्चाएं होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सोर्स जो है वो है विशाख दत्त की लिखी हुई मुद्रा राक्षस। अब ये मुद्रा राक्षस जो है, इसमें पूरी एक तरीके से ड्रामा के तौर पे संस्कृत में यह बताया गया है कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर मगध साम्राज्य की स्थापना की, कैसे नंद वंश या फिर धनानंद को उसके तख्त से अलग किया, हटाया। ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। हम गुप्तास के बारे में जब बात करेंगे तो और विस्तार में समझेंगे, लेकिन विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी है वो किस चीज के बारे में है और किस भाषा में लिखी है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से। इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जैसे कि जातक स्टोरीज। अब जातक स्टोरीज के बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं, चाहे आप बात करें छदंत जातक या फिर रुरु जातक, इस तरीके से बहुत जातक हैं। किसी में बुद्ध जो है पास्ट लाइफ में, किसी में वानर बनते हैं, बंदर होते हैं, किसी में हाथी होते हैं, किसी में हिरण होते हैं। इस तरीके से बुद्धा की जो पास्ट लाइफ है उनके बारे में जातक स्टोरीज है, और इनसे हमें सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में पता चलता है मौर्यन साम्राज्य के। दीपवंसा या फिर आइलैंड स्टोरीज, दीप मतलब आइलैंड होता है, द्वीप होना चाहिए सही मायने में। अशोक वंदना है, दिव्य वंदना है, ये तमाम जो किताबें हैं इनसे हमें जानकारियां मिलती हैं मौर्यंश के बारे में या फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध की जो ट्रिनिटी की किताब है, ट्रिनिटी मतलब 3 किताबें हैं, महावंसा, मिलिंद पन्हो और महाभाष्य, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। अब जिसमें मिलिंद पन्हो है इसके बारे में आप जानते हैं, जो एक ग्रीक राजा है मियंडर, उसके साथ में वार्तालाप होता है, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनसे चर्चा होती है।
आगे बढ़े हम तो ब्राह्मण लिटरेचर जो है, जिनको आप पुराणास के नाम से जानते हैं, यहां से भी आपको जानकारी मिलने वाली है राजाओं के बारे में। एक लिस्ट ऑफ मौर्यन किंग्स भी यहां से मिलती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आएगा। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, इसी तरीके से मौर्यन साम्राज्य की क्रोनोलॉजी, जिसमें हम शुरू करेंगे चंद्रगुप्त से, फिर बिंदुसार आता है, फिर अशोक, अशोक के बाद हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले जो भी तमाम मौर्यन राजा थे, और फिर आएगा पुष्यमित्र शुंग, जिससे मौर्यन साम्राज्य खत्म हो जाएगा और फिर से शुंग साम्राज्य शुरू होता है। हेमचंद्र ने लिखा था परिष्ठ पर्वन, इस किताब से भी हमें पता चलेगा। दंदन ने लिखा था दशकुमार चरित्र, तो इससे भी हमें पता चलता है मौर्यन साम्राज्य के बारे में। और बाणभट्ट की कादंबरी से भी हमें जानकारी मिलती है। ये सारी जो किताबें हैं, इनके बारे में आपको इनके लेखक और ये जो किताबों का नाम है, ये थोड़ा सा याद रखना है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है बर्तनों से। अगर हम इतिहास को टटोलते हैं तो आपको मालूम है हिस्ट्री में अलग अलग चीजें होती है। अगर आपने इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ी होगी या फिर इजिप्ट के जो नेशनल ज्योग्राफी पे वीडियोस दिखाते हैं, उसमें समझ में आता है, कहीं वो राइटिंग्स देखेंगे कि किस दीवार पर क्या लिखा है। वहां पर बर्तन मिल जाते थे, तो बर्तनों से भी कहीं पता चलता था कि इस तरीके के बर्तन किस चीज के लिए यूज होते थे। सिक्कों से भी पता चलता। तो यहां पर पंच मार्क्ड कॉइन्स मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है इकोनॉमी के बारे में। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, इस तरीके के बर्तन आप देख रहे हैं, ये बर्तन, इस तरीके के बर्तन भी मिला करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में लकड़ी से बना हुआ पैलेस था, जिसकी वजह से आज उसके रिमेन्स काफी कम देखने मिलते हैं। हालांकि फिर भी दीवालें वगैरह अभी भी थोड़ी बहुत उनके अवशेष देखने मिल जाते हैं। अशोक के इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स जो हैं, इसके बारे में आप जानते हैं, इंस्क्रिप्शंस अलग अलग जगह पर थे और एडिक्ट्स थे। अशोक अपने आप में एक ऐसा राजा था जो अपनी जनता से डायरेक्टली डील करता था, डायरेक्टली बात करता था। और वो बात कैसे करता था? एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कि रुद्रदामन ने दिए थे या फिर रुद्रदामन वन ने बनवाए थे। जरा पिक्चर्स पे ध्यान दें तो ये जो है, ये जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन के। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे ये है अशोक के एडिक्ट्स। तो दोनों आपको बड़े ध्यान से देख लेने। अशोक ने एडिक्ट्स जो लगाए थे, इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि उस समय कोई अशोक नाम का राजा था या रुद्रदामन ने ये पर्टिकुलर जो अपना एक इंस्क्रिप्शन दिया था, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करें मौर्यन डायनेस्टी की, तो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। 324 या 321 बीसीई, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ये लाइन क्लियर नहीं है। हालांकि हमें पता है 323 बीसीई में बेबीलोन में डेथ हुई थी अलेक्जेंडर की। 297 तक ये राज करने वाले हैं, ये इनका टाइम होने वाला है। और बहुत बड़ी आर्मी, नंद वंश की वो आर्मी जिससे अलेक्जेंडर के जितने भी फौजी थे वो घबरा रहे थे, वो पूरी फौज जो है वो मिल जाती है चंद्रगुप्त को। यहां पर नॉर्थ वेस्ट और बड़ा सारा हिस्सा पेनिनसुलर इंडिया का ये अपने कब्जे में लेते हैं, अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाते हैं। हालांकि अगर ओरिजिन की बात करी जाए कि कहां से इनका ओरिजिन है या किस कास्ट को ये बिलोंग करा करते थे, तो इसके बारे में काफी एम्बिग्यूटी है। कुछ किताबें कुछ कहती हैं, कुछ किताबें कुछ कहती हैं। जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, दिग्निकाय या फिर महावंसा या दिव्य वंदना, ये सारी किताबें कहती हैं कि जो मौर्य हैं ये क्षत्रिय मौर्य है। एक मौर्य क्लैन होता है क्षत्रिय का, जो कि शाक्यास में होता है, उनको बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय हैं। दूसरी तरफ जो ब्राह्मणिकल सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि शूद्र या फिर हेरेटिक्स में से एक है। तो अभी तक क्लियर नहीं है कि ये किस पर्टिकुलर क्लैन को या फिर इनका ओरिजिन क्या था, उसके बारे में कोई ज्यादा स्पष्टता अभी तक हमें हासिल नहीं हुई है। बात करें हम अब चंद्रगुप्त की पर्टिकुलरली, जिनको सेंड्रोकोटोस कहा जाता था ग्रीक लिटरेचर में। ये सीरीज ऑफ वॉर्स लॉन्च करेंगे, धनानंद के खिलाफ काफी श्रृंखलाओं में लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसके बाद में मौर्यन साम्राज्य बनता है। 322 बीसी से चाणक्य की मदद के साथ में ये अपना साम्राज्य बनाते हैं। भारत एक खोज आप देखिए, बहुत आनंद आएगा और चीजें समझ में भी आएंगी। नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई करने का काम जो है वो चंद्रगुप्त के द्वारा करा जाता है। और सही मायने में जो चीफ आर्किटेक्ट थे मौर्यन एम्पायर के, वो चंद्रगुप्त ही थे। बिहार, नेपाल, वेस्टर्न इलाका, नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया और डेक्कन, ये सारा इलाका मिलकर मौर्यन साम्राज्य बना था। चंद्रगुप्त ने ही सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जो ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर हैं उनके द्वारा जो एक गवर्नर छोड़ा गया था, उनको हरा दिया जाता है। बाद में मेगास्थनीज को भेजा जाता है। मेगास्थनीज इंडिका लिखेंगे, मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनको सेल्यूकस निकेटर भेजते हैं। ये लंबे समय तक रहने वाले यहां पर, और ये इंडिका जो किताब है उसको तैयार करने वाले हैं।
लेक गिरनार बनाई गई थी पुष्यगुप्त के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त के जीजा लगेंगे। जो रिश्ता है इनका ब्रदर इन लॉ का है, हो सकता साले या जीजा, इस तरीके से एक जो रिलेशनशिप था वो था। तो इंग्लिश में इनका ब्रदर इन लॉ लिखा है, वो हो सकता है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्र दामन के यही चीज बताई है, जो गिरनार में लेक बनाई गई थी उसकी कहानी यहां पर बताई गई है। पहला रूलर जिसने लेक कंस्ट्रक्ट की। जैन सोर्सेस भी बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को अपना लिया था, और इसके बारे में आप भी बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जैसे ही उनके जीवन के अंतिम घड़ी आ रही थी, उस समय उन्होंने तख्त जो है, जो गद्दी अपनी है, वो अपने बेटे को सौंपी, और ये जैनिज्म को अपना के चले जाते हैं सेंट भद्रबाहु के साथ में साउथ ऑफ इंडिया, श्रवण बेलगोला जो कर्नाटका में है, वहां पर चले जाते हैं, जहां पर एक फेमस स्टैचू बनाया गया है गोमतेश्वर का, वहां पर। और धीरे धीरे स्टार्व करेंगे, जो एक प्रोसेस होता है जैनिज्म में जिसको आप संथारा या सलेखान कहते हैं, ये प्रोसेस लेने वाले हैं। धीरे धीरे खाना कम करने वाले हैं, फूड इनटेक कम करेंगे, और ये स्टारवेशन से अपनी जान दे देने वाले हैं। तो ये सिनेरियो और ये पूरी कहानी थी चंद्रगुप्त की। आपने सीरियल्स भी बहुत आए हैं, चंद्रगुप्त नाम का सीरियल भी आपने देखा होगा। इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती रहती हैं जिसमें आपकी हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके के सीरियल्स आपने बचपन में देखे होंगे। भारत एक खोज देखेंगे तो आपको एक एपिसोड में ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब बात आती है चंद्रगुप्त के बाद कौन आने वाला है तख्त पे। तो चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसार नाम के, ये ग्रीक में इनको एमिट्रोचेस कहते थे या एमिट्रोकेट्स कहते थे। इसके अलावा आप देखें तो महाभाष्य में इनको अमित्रघात कहा गया। अमित्रघात मतलब दुश्मनों का घात करने वाला। अमित्र, मित्र का अमित्र, आप समझ रहे हैं, मित्र मतलब दोस्त, अमित्र मतलब दुश्मन, और घात मतलब खत्म करने वाला। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोइज या डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी भी कहा जाता था। मद्रसार या फिर सिंह सेना भी कहा जाता था बिंदुसार को। तो ये उनके अलग अलग नाम थे, चाहे ग्रीक की बात करें या फिर महाभाष्य में जो किताबों में लिखा है अलग अलग जगह, वो हमने चर्चा की। एक्सट्रीम फेटलिस्टिक ऑर्डर या फिर आप जिसको आजीविका के तौर पे जानते हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, जो है किस्मत में वो तो पहले से लिखा आया है, इसीलिए बढ़िया खाओ पियो नाचो गाओ वीणा बजाओ, इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है। आजीविका एक सेक्ट है जो कि लोकायत या चारवाक के समय ही पर या फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म के समय पर आया था। आजीविका में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म की स्कूल्स और टीचिंग्स है उनको काउंटर करा जाता है आजीविका के द्वारा। आजीविका के जो लोग हैं वो कहते हैं कि किस्मत पे पहले ही सब लिखा हुआ है, आपको आगे कुछ नहीं करना, आपको बस जीते रहना है। पानी जैसी जिंदगी जो है वो अपने आप बह रही है, आपके कर्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कर्मा का जो रूल है वो भी ये नहीं माना करते थे। ये कहते थे कि कर्मा जैसा कुछ नहीं होता, कंप्लीट डिसरिगार्ड था इनका कर्मा को लेके। और आजीविका सेक्ट को फाउंड करने का काम जो था वो मक्काली घोषाल के नाम पे था। मक्काली घोषाल जो कि शुरुआत में तो ये सारी बातें करते हैं, अंत में पगला जाते हैं और पागल होकर फिर ये मर जाते हैं। ग्रीक सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। वेस्टर्न किंग्स जो थे उनसे भी अच्छे खासे रिलेशंस बना के रखे थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे बिंदुसार के। बिंदुसार एंटियोकस करके एक जो राजा थे, सेल्यूसिड किंग ऑफ सीरिया, यहां पर ये कुछ मांगे रखते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ चीजें भेज दो। इन्होंने एम्बेसडर भी भेजे थे, डिमेकस करके एक एम्बेसडर था जो कि मॉडर्न कोर्ट में भी था। बिंदुसार ने वाइन, मीठी वाइन, वाइन आप समझते एक तरीके का ड्रिंक होता है। ड्राइड फिग्स, फिग एक तरीके का पेड़ होता है, शायद पेड़ के जो पत्ते होते हैं, फिग्स। सोफिस्ट जो फिलोसोफर्स हैं, आपको मालूम है सुकरात, इस तरीके के जो सोफिस्ट होते थे, फिलोसोफर्स होते थे ग्रीक से, वो भी मांगे थे। तो सोफिस्ट के अलावा इन्होंने दो चीजें, जो ड्राई फिग्स और वाइन मंगाए थे, वो इन्होंने भेज दिए थे। इनके बिलीफ सिस्टम के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि आजीविका सेक्ट को ये बिलोंग करेंगे। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है तारानाथ, ये भी जो तिब्बत में बुद्धिस्ट मॉन्क है, ये भी बताते हैं बिंदुसार के बारे में, कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज के तौर पे इनको जाना जाता है। जो पेनिनसुला इंडिया था, बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक के बीच का जो इलाका था, वो जिसने जीता था वो बिंदुसार है, ऐसा तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क तारानाथ बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दिव्य बंदरा जो है, जिसमें बुद्धिस्ट बायोग्राफर नरेट करते हैं मौर्यन किंग्स के बारे में, किस तरीके से तक्षशिला में विद्रोह होता है और उसको सप्रेस करने का काम बिंदुसार के बेटे अशोक के द्वारा, जो कि कुमार या वाइसरॉय थे उज्जैन के, उनके द्वारा किया गया था। हमने मैप में देखा तक्षशिला, आपको मालूम है नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री में तक्षशिला था, और तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने का काम किया था कुमार या फिर वाइसरॉय ने उज्जैन के, जिनका नाम अशोक है। अब ये बिंदुसार करके भी एक सीरियल आया था अशोक नाम से, जिसमें बिंदुसार का कैरेक्टर प्ले किया गया था, वो भी शायद आपने देखा हो, तो उससे भी अच्छी खासी जानकारी हमें मिल जाती है उस समय के आर्ट आर्किटेक्चर की, और थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन भी समझ में आती है। इसके अलावा शाहरुख खान की पिक्चर भी है अशोक, उससे भी अच्छी खासी जानकारी मिलती है। हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंप भी जारी करा था, 2015 में स्टैंप जारी करा था सम्राट अशोक के नाम पे।
यहां पर हम पढ़ेंगे ये जो पिलर बनाया जाता था इनके द्वारा और जो एम्बलम होता था उसके ऊपर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके आर्किटेक्चरल वैल्यू की हम चर्चा करेंगे। अब चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आने वाले हैं अशोक। टाइमलाइन पे आप ध्यान रखें, सम्राट अशोक 273 से 237 बीसी तक के राज करने वाले हैं। 269 में इनको तख्त पर बिठा दिया जाता है, इनका कोरोनेशन होता है, राधा गुप्त की मदद से ये तख्त पर बैठते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत सारे बेटे थे और जिसमें से अशोक जो हैं उनको बिंदुसार ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से तख्त पे बैठने के लिए जो भी डिप्लोमेसी या फिर कूटनीति लगानी पड़ी वो राधा गुप्त की मदद से अशोक करते हैं और उसके बाद फाइनली ये तख्त पर बैठ जाते हैं। आप देखें तो भारतीय इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल टाइम्स के तौर पे जाना जाता है अशोक को। पहले ऐसे रूलर हैं जो कि अपनी जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन करा करते थे अपने इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, जो फरमान के तौर पे मान के चलिए पत्थरों पे लिखा जाता था या पिलर्स पे लिखा जाता था, उनसे वो जनता से सीधे सीधे बात करते थे, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके तौर तरीके हैं, वो सब समझाया करते थे। पहले शुरुआती दौर में आपको पता है कि इनको वाइसरॉय बनाया जाता है तक्षशिला उज्जैन का, जब बिंदुसार का राज होता है, और बाद में जब ये राजा बनते हैं तो बात ही अलग है। कुछ अलग अलग नाम जिनसे जाना जाता था अशोक को, जैसे अभी हमने बात करी थी आपसे अलग अलग नामों के, बिंदुसार के या फिर चंद्रगुप्त के, उस तरीके से बुद्ध, शाक्य या फिर अशोक, यहां पर जो मस्की में एडिक्ट है वहां पर इस नाम से जाना जाता है। धर्म अशोक के नाम से सारनाथ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। देवनाम पिया के नाम से लिखा गया है इनको बिलवेड ऑफ गॉड, जिसका मतलब होता है, यह भी लिखा गया है एक इंस्क्रिप्शन में देवनाम पिया। पिया दासी भी लिखा गया, मतलब प्लीजिंग अपीयरेंस, जिसको देख के बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से एक श्रीलंका के बुद्धिस्ट क्रॉनिकल दीपवंसा और महावंसा में इन अलग अलग शब्दों का यूज किया गया है। तो आपको ये शब्द याद रखने हैं, हो सकता है मैच द कॉलम में या फिर किसी भी प्रकार से ये आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के जो शब्द हैं, ये मैच द कॉलम में अक्सर पूछते हैं। फिर हम बात करें कैपिटल की, तो पाटलिपुत्र या जो आज के समय में पटना है, वहां से राज करा करते थे, और जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे वो मैंने आपको बताया कि तक्षशिला और उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हुआ करते थे, क्योंकि ट्रेड रूट पे पड़ते थे, तो स्वाभाविक सी बात है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करें जरा सा सारनाथ के बारे में, और ये जो आपको पता है इस एम्बलम को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 4 शेरों का एम्बलम, और नीचे जो है वो अशोक चक्र लगा हुआ है, और ये बेल शेप्ड में जो ये पूरी डिजाइन है ये रहती है, इसको हमने माना है अपना नेशनल एम्बलम के तौर पे। आगे बढ़ाएं चर्चा को, अब हम समझते हैं कि अशोक के जो बच्चे थे वो कौन कौन थे। महेंद्र या महिंद, उसके साथ में संघमित्र या संघमिता नाम के 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। जैसे ही अशोक की कोरोनेशन को 8 साल हो जाते हैं तो अशोक कलिंग के ऊपर धावा बोल देता है। कलिंग की लड़ाई होती है 261 में। 269 में इनका कोरोनेशन हुआ, 261 में कलिंग पर धावा बोलते हैं। कलिंग की लड़ाई होती है जिसमें बहुत ज्यादा रक्तपात देखेंगे, बहुत ज्यादा खून बहाया जाता है, और जब ये खून बहाया जाता है तो अशोक की आंखें खुल जाती हैं और अशोक के लड़ाई का जो रास्ता है उसको छोड़ देता है, और जो वॉरफेयर का रास्ता है जीतने का, उसकी जगह कल्चरल कॉन्क्वेस्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये कहते हैं हम कि कल्चरली टेरिटरीज को जीतेंगे, लड़ाई से नहीं जीतेंगे। तो जो भैरी घोषा का कॉन्सेप्ट था उसको रिप्लेस कर दिया जाता है धम्मा घोषा के द्वारा, और अब से लड़ाई बंद। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ऐसा कह देते हैं कि अब से लड़ाई बंद हो जाएगी। पूरे सबकॉन्टिनेंट पे आप देखिए तो एक छत्र राज है, सिर्फ साउथ को छोड़ के पूरी जगह पर मौर्यन साम्राज्य है। उत्तर पथ में तक्षशिला हो गया, अवंती राष्ट्र उज्जैन है, प्राची या पाटलिपुत्र, कलिंग तोशाली। दक्षिण पथ में आप देखेंगे तो स्वर्णगिरी है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे। हालांकि बहुत से लोग इस चीज पे विवाद करते हैं कि अशोक की वजह से ही, अशोक की जो पैसिफिस्टिक पॉलिसीज थी उसकी वजह से ही आगे दिक्कत बनती है। आगे दिक्कत किस तरीके की बनती है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाहर से इन्वेजन होने लगता है। एक बड़े किंगडम का डिसइंटीग्रेशन होने का भी कारण अशोक की पैसिफिस्ट पॉलिसीज मानी जाती है। पर हालांकि इस चीज का हम खंडन भी कर सकते हैं, क्योंकि कलिंग की लड़ाई के बाद ऐसा नहीं है कि कलिंग को जाने दिया था, कलिंग को आजाद कर दिया था, नहीं, मौर्यन साम्राज्य में कलिंग को रखा गया था। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द किंगडम। इसके साथ में आप देखें तो फौज को डिस्बैंड नहीं करा था, ये नहीं कहा कि आज से तलवार अलवार सब बेच दो और सब वीणा बजाओ, नहीं, ऐसा नहीं था। फौज तब भी थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि अशोक की वजह से जो स्थिति है वो कमजोर हुई या फिर मौर्यन साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की पैसिफिस्ट पॉलिसीज जिम्मेदार हैं। अशोक की अगर हम बात करें तो ये ही वो समय था जब मौर्यन एम्पायर अपने क्लाइमेक्स पे, अपनी चरम पर पहुंचती है, अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचती है ज्योग्राफिकली। जैसे हम मुगलों की बात करते हैं तो औरंगजेब के समय ज्योग्राफिकली ऊपर पहुंचा था, उसी तरीके की कहानी है। यहां पर भी आप देखें तो ये एक ज्योग्राफिकल मैप है और ये कलिंगा है।
यहां पर कलिंगी की लड़ाई हुई थी, और जो कलिंग है ये बाद में आपको पता है ये जो मौर्यन एम्पायर है उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया था। तो अक्सर मेंस में अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि अशोक की जो पैसिफिस्ट पॉलिसीज थी उसी से मौर्यन साम्राज्य का पतन हुआ है। उसका मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि अशोक के जो सक्सेसर्स थे वो उतने ज्यादा एबल नहीं थे, उतने ज्यादा वो सशक्त नहीं थे कि वो इतने बड़े साम्राज्य को अच्छी तरीके से संभाल पाए। अब कलिंगी की लड़ाई के बाद जो एक बुद्धिज्म के साथ ताल्लुक दिखाया जाता है अशोक का, कि अशोक जो है वो बुद्धिज्म की तरफ झुकाव रखते हैं और बाद में बुद्धिज्म को फॉलो करने लगते हैं। सवाल यह भी बन सकता है कि अशोक किस प्रकार के बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, अशोक के बुद्धिज्म का क्या नाम था, क्या वो महायान था या फिर हीनयान था? तो अशोक हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो करा करते थे और ये बुद्धिस्ट बनते हैं मोगलीपुत्र तिस्सा के गाइडेंस पे। अशोक यहां से ही अपने धम्मा पॉलिसी को लेकर आते हैं, धम्मा पॉलिसी के बारे में समझते हैं और एक प्रॉपर पॉलिसी डिजाइन कर लेते हैं। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा करी गई थी। अब इससे जरा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? वो हुई अजात शत्रु के टाइम पे। बुद्धा की जैसी डेथ हुई थी, अजात शत्रु बुद्धा के कंटेम्पररी थे और जैसे ही बुद्धा की डेथ होती है उसके बाद अजात शत्रु फर्स्ट काउंसिल कराते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होने वाली वो काल अशोक के समय पर होने वाली है और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो होने वाली है आपकी जब अशोक राजा होंगे, पाटलिपुत्र में ही होगी। और इसको प्रेसाइड करने का काम जो चेयरमैन थे वो मोगलीपुत्र तिस्सा इसके चेयरमैन थे, इस पर्टिकुलर काउंसिल के चेयरमैन थे। अब हम बात करें कि जो महावंशा और दीपवंशा है इनमें यह भी बताया गया है कि जो निग्रोधा करके नेफ्यू हुआ करते थे अशोक के, उन्हीं ने कन्वर्ट कराया था बुद्धिज्म में अशोक को। ये बोध गया जाते हैं और वहां पर एक मिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। स्पेशल ऑफिसर जिसको आप धर्म महामात्रास या फिर धम्म अमात्यास के तौर पे जानते हैं, वो लाए गए। उनको काम दिया गया कि आपको धम्मा को प्रोग्रेस कराना है, मतलब दिन भर आप अपना काम करेंगे और शाम को आप धम्मा को प्रोपगेट कराएंगे, लोगों को धम्मा के बारे में बताने का काम करेंगे। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ इस पूरे इलाके में कि एक राजा ने अपने बच्चों को या फिर अपने बेटे और बेटी को भेजा अलग अलग देशों में जिससे वो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर पाए। फाइनेंसेस भी लगाए गए कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करें, बुद्धा के आइडियाज को स्प्रेड करें, और इसी वजह से आप चाइना, जापान, लाओस, कंबोडिया ये तमाम जगहों पर आज बुद्धिज्म को फैला हुआ देखते हैं। सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा या संघमिता ये जाते हैं सेलन या फिर श्रीलंका जाते हैं, जहां पर आज आपको पता है थेरावादा बुद्धिज्म फॉलो करा जाता है। ये बुद्धिज्म जो है वो अशोक के द्वारा ही पहुंचाया गया था मिशनरीज के फॉर्म में, जब उनके बेटे और बेटी पहुंचे थे। ये भी एक सीरियल आप जानते हैं अशोक के बारे में, ये सीरियल आया था और ये अशोका से आप समझ सकते हैं किस तरीके का सिनेरियो था। और इस सीरियल से भी मुझे उम्मीद है कि आपने अगर देखा होगा तो अच्छी खासी जानकारी आपको मिली होगी। अब अशोक का धम्मा क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। नॉन वायलेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडिया था जिसको लेके आए थे, जो मैंने आपको बताया बहरी घोषा से ये अब धम्मा घोषा के ऊपर आ जाते हैं, मतलब कल्चरल इन्फ्लुएंस से जीतने वाले हैं लोगों को। और नॉन वायलेंस और इसी जैसे सिमिलर आइडियाज जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग में थे, उसी को लेकर अपनी धम्मा पॉलिसी डिजाइन करी गई अशोक के द्वारा। इसमें आप देखें तो धम्मा जो है या फिर पॉलिसी और धम्मा जो है वो असल में एक रूल बुक नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है। आप हमेशा देखिएगा, हम जब मिडिवल हिस्ट्री में अकबर के बारे में पढ़ेंगे तब भी आप देखें कि जब भी बड़ा साम्राज्य बनता है तो एक लीडर को या फिर एक बड़े राजा को, एक एम्परर को एक सेट ऑफ इथिक्स की जरूरत पड़ती है। वो सेट ऑफ एथिक्स क्यों चाहिए पड़ते हैं? क्योंकि आप अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी प्रजा है, उसमें आप नैतिकता लेकर आ पाए, एथिकल जो कैरेक्टर है या फिर मॉरल्स जो हैं वो आप इनबिल्ड कर पाए। इसी के लिए आप देखें जब अकबर की हम बात करेंगे तो हम आपसे दीन इलाही की बात करेंगे या सुले कुल की बात करेंगे। यहां पर उसी तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं अशोक, जिसमें धम्मा की पॉलिसी आती है। ये एक वे ऑफ लाइफ बनाने की बात करते हैं जिसमें कुछ जनरल कोड ऑफ कंडक्ट होंगे कि आपको कैसे रहना है, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे जो आपको अपने जीवन में उतारने हैं जिससे आपका जीवन जो है वो सुखमय रहे। 4 कार्डिनल पॉइंट्स है धम्मा के, जैसे टॉलरेंस की बात करी जाती है कि हो सकता है कि आपका धर्म और सामने वाले का धर्म अलग अलग हो। यह भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपका धर्म ज्यादा अच्छा और सामने वाले का धर्म खराब है, लेकिन आपको टॉलरेट करने की बात कही जाती है। यूपीएससी में ये बात लिखी भी है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में यह सवाल आ भी चुका है कि ऐसा कौन सा राजा जो टॉलरेंस वाली बात करता है, तो उसमें अशोक इसका जवाब था। टॉलरेंस का मतलब यह है कि आपका धर्म जो है वो आपके लिए अच्छा है, सामने वाले का धर्म सामने वाले के लिए अच्छा है। आपको किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने धर्म का पालन करना है और दूसरे के धर्म का सम्मान करना है। नॉन वायलेंस, गुड कंडक्ट की बात करी जाती है। आप लड़ेंगे नहीं किसी से, आप गुड कंडक्ट रखेंगे, अच्छे आदर्श रखेंगे, अच्छे तौर तरीके रखेंगे, जैसे आप अपने जो बड़े हैं और जो आपके माता पिता हैं उनका सम्मान करेंगे।
ब्राह्मण्स और मॉन्क्स जो हैं उनका भी सम्मान करेंगे। साथ में आप सबके कल्याण के बारे में, कल्याण वेलफेयर के बारे में सोचने वाले हैं। नए ऑफिसर, जैसे मैंने आपको बताया कि धम्मा महामात्रास को अपॉइंट करा गया था, जो प्रमोट करेंगे धम्मा को। दिन भर ही अपना काम करते थे, ऐसा नहीं है कि दिन भर इनका एक ही काम है। दिन में अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसको बजाने वाले हैं और शाम से ये धम्मा पॉलिसी को प्रोपेगेट करने का काम करते थे। और ये देखिए मिशनरीज किस तरीके से भेजी गई। यहां पर आपको मालूम है अफगानिस्तान में बुद्धा की बहुत बड़ी एक मूर्ति बनाई गई थी चट्टान के ऊपर। आपको पता है बुद्धिज्म में बामियान बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं, जिसको 2002 में तालिबान ने उड़ा दिया था बॉम्ब से। तो अफगानिस्तान में भी मिशनरीज भेजी जा रही हैं। तिब्बत में आपको अलग से पता है, तिब्बत की भी हमने चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि तारानाथ जो है वो बिंदुसार के बारे में बताते हैं। इसके अलावा देखें तो चाइना में भी मिशनरीज जाएंगी, चाइना से कोरिया, जापान, इन सब जगहों पर पहुंचेंगी। और आप देखें इंडिया से बर्मा और श्रीलंका, और यहां बर्मा से आप देखें तो कहां तक, जावा तक की पूरी जो बुद्धिज्म की मिशनरीज हैं पहुंचती हैं, स्प्रेड होती हैं। और ये सब क्यों हो पाया था? जस्ट बिकॉज कि जो अशोक एक बहुत बड़ा जो राजा है वो इस पर्टिकुलर मिशन के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। अब अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स हैं जिनसे हमें तमाम चीजें पता चलती हैं उनके बारे में जानकारी लें तो जेम्स प्रिंसेप नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जो कि ब्रिटिश एंटिक्वरी और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे। ये पहले आदमी हैं जो अशोक की जो एडिक्ट है, जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसको डिसिफर करते हैं, उसको क्रैक कर पाते हैं और उसका मतलब निकालते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। जो हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है, जिसमें आपको पता है कि 4 शेर बने रहते हैं और नीचे अशोक चक्र होता है, वो अशोका का जो सारनाथ का पिलर है उससे लिया गया है। अशोका जो नाम है ये माइनर रॉक एडिक्ट में आपको देखने मिलता है पहली बार। लोगों से डायरेक्टली बात करने वाला जो राजा है ये एडिक्ट के द्वारा अशोक ही था, द ग्रेट अशोक, या फिर अशोका द ग्रेट, या फिर सम्राट अशोक। रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो कुछ मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स 16 और 2 सॉरी। उसके बाद मेजर और माइनर पिलर्स की बात करें तो 17 और 3, ये इंपॉर्टेंट आपके पिलर्स और एडिक्ट्स हो जाते हैं। यहां पर देखें अलग अलग जगहों पर इस मैप में आपको देखने मिल रहा है कहां कहां पर आपके एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस सिटीज के साथ देखने मिलेंगे। नीचे आप साउथ में देखें तो मक्सी हो गया, मक्सी में भी यहां पर आप देखेंगे तो कलिंग में भी आपको देखने मिलेंगे, रामपुरवा में भी देखने मिलेंगे, और यहां नॉर्थ वेस्ट में आपको तक्षशिला और भी जगहों पर आपको देखने मिलेंगे। लंपका जो है मतलब नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज में भी आपको गांधार हो गया, लंपका हो गया, इन सारी जगहों पर भी आपको इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स वगैरह तमाम मिल जाते हैं। और इनकी खासियत ये थी कि जिस जगह पर थे, जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, तो उस तरीके से भाषा भी हुआ करती थी। अब जैसे हमने इंडियन जो एम्बलम है उसकी बात करी थी, जो कि हमने सारनाथ से लिया, उस तरीके से अलग अलग एम्बलम्स भी आपको देखने मिलते हैं। लौरिया नंदनगढ़ में, रामपुरवा में, वैशाली, सारनाथ, सांची और संकिसा, ये सारी जगह पर आपको अलग अलग एम्बलम्स देखने मिलेंगे, जिसपे जो मोटिव एनिमल होंगे वो अलग होंगे। कहीं पर शेर है तो कहीं पर बुल है। इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स आपको देखने मिलेंगे जो कि बैठे होंगे अबैकस के ऊपर। अब ये अबैकस क्या है, कैपिटल क्या है, ये सारे हम देखने वाले हैं। जो कैपिटल एनिमल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। यहां देखें जैसे ये रामपुरवा में जो बुल है ये बैठे हुए, जो अबैकस है उसके ऊपर जो एनिमल है या कैपिटल जो है वो एक बुल है। आगे अगर हम चर्चा को बढ़ाएं तो यहां पर आप देखें कि जो पिलर है ये सारे पिलर्स लगभग एक डायमेंशंस के मिलेंगे। जैसे चाहे आप लौरिया नंदनगढ़ की बात करें या फिर आप बात करें सारनाथ की, 2 टाइप के स्टोन्स आपको देखने मिलेंगे। पहला है स्पॉटेड व्हाइट सैंडस्टोन जो कि मथुरा से मिलता है। उसके बाद बफ्ड कलर्ड सैंडस्टोन या क्वार्टजाइट जो है वो आपको अमरावती से मिलता है। मोस्टली ये जो पिलर्स रहेंगे मोनोलिथिक रहेंगे। मोनो मतलब होता है वन, लिथिक मतलब होता है पत्थर, मतलब एक ही पत्थर से बनाए जाएंगे, एक ही पत्थर को कार्व आउट करा जाएगा। इनके ऊपर पॉलिश होगी, इनके ऊपर एक शाइन भी होने वाली है। और यहां पर आप देखेंगे कहीं पर भी आपको बेस देखने नहीं मिलेगा। तो ये पिलर जो है वो सीधा जमीन से जुड़ के खड़ा रहेगा, कहीं पर भी आपको एक बेस देखने नहीं मिलेगा। स्मूथ सिलेंड्रिकल शाफ्ट होने वाली है जो कि टेपर होगी, हल्का सा टेपरिंग होगी। शाफ्ट जो है वो सीधी नहीं होगी, हल्का सा इनवर्ड टेपरिंग होगी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। कैपिटल जो है बेल कैपिटल होने वाला है। जो स्टोन कार्विंग है इसके बारे में हम बात करेंगे, जो इन्वर्ट उल्टे लोटस की तरह या उल्टे कमल के फूल की तरह दिखती है वो होगा। उस बेल कैपिटल के ऊपर प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म को आपको अबैकस के तौर पे समझना है, उसको अबैकस कहते हैं। और उसके ऊपर बैठता है क्राउन्ड एनिमल। तो क्राउन्ड एनिमल जो बैठने वाला है वो उसके ऊपर बैठने वाला है। यहां पर हम समझते हैं इस चीज को। तो यहां देखें, पहले तो इस पर्टिकुलर पिलर में कोई भी बेस नहीं है, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज आप देखेंगे तो धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्वर्ट आपको देखने मिलेगा कि स्लैंट है। उसके बाद ये जो एरिया है इसको आप कहते हैं इन्वर्टेड लोटस या फिर बेल कैपिटल कहा जाता है इसको।
बेल कैपिटल के बाद आप यहां पर देखें तो ये अबैकस है और अबैकस के ऊपर एनिमल को बिठा दिया गया है। यहां पर एनिमल चाहे शेर हो या फिर 4 शेर हो या फिर एक बुल हो, इस तरीके से अलग अलग हुआ करते थे और ये मोनोलिथ स्ट्रक्चर हुआ करता था। ये भी हमें समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कहां कहां पर अशोक के रॉक एडिक्ट्स हमें देखने मिलते हैं, कहां कहां पर पिलर्स मिलते हैं। सबसे पहले देखें तो कंधार जो अफगानिस्तान में है, खैबर पख्तूनवा जो पाकिस्तान का प्रोविंस है वहां पर, दिल्ली हो गया, फिर वैशाली, चंपारण जो बिहार में है। जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो हम केक की बात करते हैं, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसकी बात करते हैं, तो वो चंपारण बिहार का हो गया। सारनाथ है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में और सांची जो मध्य प्रदेश में है, यहां पर हमें पिलर्स मिलते हैं। ईस्टर्न पार्ट जो है एम्पायर का, वहां पर हमें मगधी लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने मिलने वाले हैं जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं। तो इंस्क्रिप्शंस में यहां पर एक अलग लैंग्वेज यूज करी जाएगी, अलग स्क्रिप्ट यूज करी जाएगी। मगधी जो है वो एक प्राकृत की ही एक डायलेक्ट मानी जाती है जो मगध में उपयोग होती थी। वेस्टर्न पार्ट जो था एम्पायर का, वहां पर आपको प्राकृत देखने मिलेगी खरोष्टी स्क्रिप्ट में। तो एक तरफ आप ईस्टर्न पार्ट में मगधी देखते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और वेस्टर्न पार्ट में प्राकृत देखने मिलते हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट में। कांधार में जो इंस्क्रिप्शन है वो बाइलिंगुअल है, मतलब 2 भाषाओं में है। एक तरफ आप देखेंगे तो ग्रीक और दूसरी तरफ अरमाइक लैंग्वेज का यूज किया गया है और इसके साथ में जो उनकी स्क्रिप्ट्स हैं उनको यूज किया गया है। कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो जो 13 नंबर का है, इसमें ग्रीक और अरमाइक लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है। जो प्रिंसिपल्स हैं धम्मा के, वो एडिक्ट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखे जाते थे और उनको अगर आप सम अप करना चाहें, अगर हम समराइज करें कि क्या क्या प्रिंसिपल्स लिखे गए थे, तो सबसे पहले होता था कि आपको अपने माँ बाप को सेवा करनी है, उनकी सर्विस करनी है। अहिंसा का प्रैक्टिस करना, मतलब आपको नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस करनी है और सच्चाई से आपको प्रेम करना है। अपने जो गुरु हैं उनका सम्मान करना है और अपने रिश्तेदारों को अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करना है। रिलीजियस सेक्ट्स हैं, अलग अलग जो रिलीजन है, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आजीविका हो, इस तरीके से कोई भी सेक्ट है तो उसका भी आपको सम्मान करना है, उनके साथ भी आपको टॉलरेंस की प्रैक्टिस करनी है। और हमेशा जीत जो हो वो धम्मा के द्वारा या फिर धम्मा घोषा के द्वारा होनी चाहिए, लड़ाई से या बहरी घोषा से नहीं होनी चाहिए। इस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, इस चीज के बारे में बताया जाता है। अब इससे चर्चा आगे बढ़ती है और अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं हम मौर्यन पीरियड का। मौर्यन पीरियड में जो रेवेन्यू सोर्सेस है वो आपके सबसे पहले होंगे लैंड। जो लैंड बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए, जमीन से आपको जो भी उपज हो रही है वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा। फेरी टैक्सेस, मतलब जो नाव चलाई जाएंगी उनसे टैक्स लिया जाएगा। जंगल से टैक्स लिया जाएगा। माइंस जो हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा। पैस्चर जो है, पैस्चर मतलब जो मवेशी चरते हैं उन जगहों से टैक्स लिया जाएगा। लाइसेंस फी वगैरह ली जाती थी क्राफ्टमैन से, जो भी क्राफ्ट या आर्टिसंस काम करते थे उनसे फीस ली जाएगी, उनसे फाइन्स कलेक्ट करे जाएंगे। लॉ कोर्ट जो है वो फाइन्स भी कलेक्ट करेंगे, मतलब अगर आप कोई गलती करते हैं, आप कोई कानून तोड़ते हैं तो आपके ऊपर उसका फाइन भी लगाया जाएगा और आपको सजा का भी प्रावधान होगा। इस तरीके की भी चर्चा करी गई है। लैंड रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 1/6 जो था प्रोड्यूस का, वो लैंड रेवेन्यू के तौर पर लिया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और जैन टेक्स्ट में बताया गया है फेमाइन के बारे में कि एक बार फेमाइन भी हुआ था। सूखा पड़ने की वजह से आपको मालूम है जो प्रोडक्शन नहीं हो पाता, वो सिचुएशन आई थी जिससे लोग भूख से परेशान थे। टोल टैक्सेस भी लिए जाते हैं। जो कमोडिटीज आप बेच रहे हैं, मान के चलिए एक आदमी है जो गांव से मटके बनाकर लेकर आता है और वो शहर में बेचना चाहता है, तो उसको पहले टोल टैक्स देना पड़ेगा शहर में एंटर करने से पहले। क्राउन लैंड, मतलब जो जमीन राजा के अंडर में होने वाली है, उसको सीता कहा जाता था और इसी लैंड को, इसी जमीन को आप मिडिवल हिस्ट्री में खलीसा लैंड के नाम से जानते हैं, जो कि राजा के खर्चे पानी के लिए हुआ करता था। जिस जमीन से जो पैसा आएगा वो राजा के लिए काम आएगा, वो यहां पर सीता और उस समय खलीसा कहलाता था। मौर्यन स्टेट की अगर हम बात करें तो यहां पर लीगल और पीनल सिस्टम था बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब सिविल और क्रिमिनल जो भी आपके इश्यूज होंगे, आप कोई गलती करते हैं, कोई सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, तो उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट सजाएं और प्रॉपर लॉज हुआ करते थे। टैक्स इवेजन अगर कोई करता था तो उसके लिए इनको डेथ पेनाल्टी भी दी जाती थी। अगर सरकार को कोई टैक्स नहीं देगा तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था। सिक्के पंच मार्क ढोंगे, मतलब एक पंच होगा जिससे कि एक बड़ी सी शीट ऑफ सिल्वर होगी, तो उसमें से इस तरीके के सिक्के निकाल ली जाएंगे पंचिंग करके। इनको ट्रांजैक्शन के लिए यूज करा जाता था, तो बार्टर सिस्टम नहीं था या फिर छोटे स्तर पे बार्टर सिस्टम था, बड़े स्तर पे आपको पंच मार्क कॉइंस देखने मिलेंगे। लेबर्स को हायर करा जाता था और जो हायर लेबर्स हैं उनको कर्मकारास कहा जाता था या कम्मकारास कहा जाता है। आज के समय में आप जो नेशनलाइजेशन के बारे में समझते हैं कि पहले जो था वो माइंस नेशनलाइज थी, या फिर टेलीकॉम को भी नेशनलाइज करके रखा था, एयरलाइंस को भी नेशनलाइज करके रखा था, बैंक्स को भी नेशनलाइज करके रखा था, उसी तरीके से उस समय पर स्टेट मोनोपोली हुआ करती थी माइनिंग पे, फॉरेस्ट, सॉल्ट,
लिकर और जो भी आर्म्स और मेटलर्जी के लिए प्रोसेस होते थे, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उनके ऊपर भी पूरा कंट्रोल जो हुआ करता था वो स्टेट का हुआ करता था। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझ के रखना है कि काफी ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम होगा और स्टेट के पास बहुत सारी चीजें होंगी, कि मतलब स्टेट वॉज टू मच इनटू द बिजनेस। जिस तरीके से हम नेशनलाइजेशन की बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जब हम कहेंगे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होता है, मतलब बैंकों को सरकार अपने हाथ में ले लेती है, तो उसी तरीके से मौर्यन साम्राज्य में भी बहुत सी चीजें नेशनलाइज थी या फिर स्टेट अपने कंट्रोल में रखा करता था। मौर्य साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था किस तरीके की थी? सबसे पहले तो आप देखें कि दास सिस्टम हुआ करता था, मतलब जो समाज में दास की व्यवस्था है वो थी। 4 वर्ण जो है वो हुआ करते थे, वर्ण व्यवस्था थी। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें जो आपको समझनी। वैश्य और शूद्र जो है, इनके जो सामाजिक स्तर है इसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखा था, बेहतरी हुई थी। वर्ण व्यवस्था और सती सिस्टम की अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उनमें कोई बात नहीं करी जाती, तो इससे हम नहीं समझ सकते कि आखिर क्या व्यवस्था रहती होगी, सती सिस्टम था या नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वर्ण शंकर विवाह या फिर इंटर वर्ण या फिर इंटरकास्ट मैरिज हुआ करती थी या नहीं, इसके बारे में समझते हैं तो हमें पता चलता है कि इंटरकास्ट मैरिज हुआ करती थी और 2 प्रकार की थी, एक अनुलोम और दूसरी प्रतिलोम। अनुलोम जिसका मतलब जो ग्रूम या फिर जो लड़का होने वाला है वो ऊंचे वर्ण या फिर ऊंची जाति का होगा, और प्रतिलोम मतलब जिसमें जो महिला होगी, जो ग्रूम की ब्राइड होने वाली है, ब्राइड हायर वर्ण या हायर जाति की होने वाली है, तो प्रतिलोम और अनुलोम विवाह होते थे, ये आपको याद रखने हैं। जो स्लेव्स होते हैं तो 9 प्रकार की स्लेवरी बताई गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, परंतु मेगास्थनीज कहते हैं कि स्लेवरी हुआ ही नहीं करती थी। याद करिए जब हमने लेक्चर को शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि ये जो डिस्क्रिपेंसीज आए, और इनको हम हाईलाइट भी करेंगे कि मेगास्थनीज जब रहे तो इनको अलग चीजें समझ में आई, लेकिन इससे हमें पता चलता है एक और पहलू के बारे में, और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उससे हमें अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे स्लेवरी के बारे में कहें तो स्लेवरी के बारे में भी एक जानकारी मिलती है। साथ में मेगास्थनीज जो है वो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णास को नहीं, वो सोसाइटी को 7 अलग अलग लेवल्स पर डिवाइड करा करते थे, तो उनका एक अलग डिस्क्रिप्शन था, अलग अलग उनकी रिपोर्टिंग्स थी, उसकी हम कभी और बात करेंगे जब इंडिका पे विस्तार में चर्चा होगी। तो ये ऊपर से बताने के लिए कि किस तरीके से अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका अलग थी। जातका टेल्स में या फिर जातक स्टोरीज, जैसे मैंने आपको बताया जो पास्ट लाइफ ऑफ बुद्धा है उसके ऊपर जो किताबें लिखी गई जातक स्टोरीज, उसमें चंडाल, निषद और शबर करके शब्द यूज करे जाते हैं। ये ऐसे लोग थे जो अनटचेबल्स थे, जिनको ऑस्ट्रेसाइज करके समाज से या सामाजिक रखरखाव से बाहर रखा जाता था। सामाजिक जहां पर भी इलाके होंगे, रिहायशी इलाके होंगे, उनसे दूर इनको अपना इलाका या ठिकाना बनाना पड़ता था। मान के चलिए ये गांव या शहर है तो इससे दूर कहीं पर पॉकेट्स में निषाद, चांडाल या फिर शबर जो है वो अपनी व्यवस्था बनाएंगे, अपने रहन सहन की व्यवस्था करेंगे। इनको काफी इनह्यूमनली ट्रीट करा जाता था और उनकी जो स्थिति है समाज में वो और ही ज्यादा बुरी और दयनीय होती जा रही थी। महिलाओं के स्तर की बात करें तो वो भी धीरे धीरे समाज में गिरता जा रहा था। विडो रीमैरिज जो है वो बंद हो जाती, विधवाओं की फिर से शादी बंद हो जाती है, और प्रोस्टिट्यूशन या फिर देह का व्यापार जो है वो चलता रहता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गणिकास भी आपको देखने मिलती है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये फर्दर एक्सपैंड करती है, फलती फूलती है। मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप चर्चा करें हम सोसाइटी के बाद, तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको करने के लिए इतने बड़े साम्राज्य को बांट दिया गया था प्रोविंसेस में। उत्तर पथ जिसका कैपिटल तक्षशिला है, अवंती पथ जिसका कैपिटल उज्जैन है, दक्षिण पथ जिसका कैपिटल स्वर्णगिरी है, और प्रच्य पथ और मगध, ये इसके डिविजन हुआ करते थे। ये प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे। बड़ी आर्मी, बड़ी नेवी होने वाली है, और चारों वर्ण के लोग इस आर्मी या नेवी में अपनी सर्विस दे सकते थे। मौर्यन साम्राज्य के आने के साथ ही मोनार्की को सही मायने में देखा गया इंडिया में। तो इंडिया में अगर मोनार्की की जो जीत हुई या फिर मोनार्की या फिर राजशाही की जो व्यवस्था बनाई गई वो मौर्यंस की वजह से ही हासिल हो पाया या फिर पॉसिबल हो पाया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें आपको मालूम है कि जो राजा है वो सेंटर में रहने वाला एडमिनिस्ट्रेशन के, और उसकी मदद करने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स होने वाले हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको आप मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं, इसमें आपको पुरोहित देखने मिलेंगे, महामंत्री देखने मिलेंगे, सेनापति और युवराज भी देखने मिलेंगे जो कि राजा को असिस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। कौटिल्य के द्वारा सप्तंग थ्योरी दी जाती है जिसमें काफी विस्तार से 7 एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होगा स्वामी या राजा, दूसरा एलिमेंट होता है अमात्य या फिर मिनिस्टर, तीसरा एलिमेंट होगा जनपदा या टेरिटरी, उसके बाद दुर्ग आता है या फिर फोर्ट आएगा, फिर आता है ट्रेजरी क्योंकि पैसा भी चाहिए, फिर आएगा आर्मी, आर्मी के बाद आएगा फ्रेंड्स एंड एलाइज। तो इस तरीके से 7 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या फिर थ्योरी ऑफ सप्तंग दी गई थी चाणक्य के द्वारा।
रिवाइज करें स्वामी, क्योंकि एक राजा होना चाहिए, राजा के साथ उसकी एक मिनिस्टर्स का ग्रुप होना चाहिए, और एक जगह होनी चाहिए, एक टेरिटरी जिस पे वो राज करेगा, एक फोर्ट जहां पर वो रहेगा, और कौशल कोष या फिर ट्रेजरी जहां पर पैसे होंगे, आर्मी होनी चाहिए ताकि वो कंट्रोल कर पाए लोगों को, बल और दंड की स्थिति में हो वो लोगों को सजा भी दे पाए और बल का भी प्रयोग कर पाए जब उसको लड़ाई करनी हो, अपने आप को बचाना हो या फिर नई टेरिटरीज हासिल करनी हो। और इसके साथ में मित्र होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, जिससे वो एक्सपेंशन भी कर पाए और अच्छे रिलेशंस भी एस्टैब्लिश कर पाए। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होती है इनके बारे में हम समझ लेते हैं। एस्पेनाज का जो सिस्टम था, जो जासूसी सिस्टम था, वो बड़ा गजब का हुआ करता था इस समय पर। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल्स पर एस्पेनाज या फिर जो मुखबिरी है, मुखबिरी भी नहीं कहें, सही मायने में कहें तो जो स्पाइस का नेटवर्क हुआ करता था या फिर जासूसी का जो नेटवर्क था वो बड़ा गजब का था। महामात्य पसरपा। अब ये महामात्य पसरपा क्या है? ये एस्पियोनाज का जो डिपार्टमेंट हुआ करता था उसके हेड हुआ करते थे। गुदा पुरुषाद सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे। संस्थान स्टेशनरी सीक्रेट एजेंट थे जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर काम करेंगे ऑपरेटर के तौर पे। संचार जो है वो टूरिंग सीक्रेट एजेंट होंगे, मतलब एक सीक्रेट एजेंट जो होगा वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही काम करेगा, ऑपरेट करेगा, और एक सीक्रेट एजेंट जो है वो घूमता फिरता काम करेगा। तो इस तरीके से संस्थर और संचार हुआ करते थे। जुडिशियल डिपार्टमेंट जिसके बारे में कौतल्य बताते हैं, दो टाइप के हुआ करते थे। एक धर्मस्थ्यास जो कि सिविल कोर्ट को देखेंगे, और यहां पर जो जज होंगे उनको व्यवहारिका कहा जाता था। कंतका शोधना जो कि क्रिमिनल कोर्ट हुआ करती थी, और इनके जज को प्रतिष्ठा कहा जाता था। हायर ऑफिसर जो है उनको तीर्थास या फिर अध्यक्षास भी कहा जाता था, सुपरिटेंडेंट भी कहा जाता था, जो कि 26 डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते थे। रेगुलर टाइम पर, रेगुलर ड्यूरेशन पर सेंसस हुआ करते थे, और जुडिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट भी हुआ करता था, जिसके बारे में हमें पता चलता है। कौटिल्य लिखते हैं कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स दोनों ही प्रेजेंट थे। तो इससे हमें जानकारी सिविल और क्रिमिनल दोनों के बारे में मिलती है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स में अगर हम बात करें तो मंत्री जो कि चीफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद अध्यक्ष जो कि हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पुरोहित जो है वो चीफ प्रीस्ट है, सेनापति कमांडर इन चीफ, युवराज जो क्राउन प्रिंस है उनको युवराज कहते थे, समहर्ता जो है वो रेवेन्यू कलेक्टर है, शुल्क अध्यक्ष जो है वो ऑफिस इंचार्ज है रॉयल इनकम को इकट्ठा करने के लिए, गुढ़ पुरुषास जो है वो स्पाइस हुआ करते थे, इन्फॉर्मर्स जो है वो प्रतिवेदिकास कहलाते थे, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा करते थे कोई भी खबर पहुंचानी हो तो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बताया जाता है कि लोकल और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ करती थी, जिसमें विश और अहराज करके डिस्ट्रिक्ट होते थे, जो कि प्रोविंस के नीचे यूनिट्स माने जाते थे। प्रोविंस के फर्दर अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो उसमें डिस्ट्रिक्ट या अहराज और विश आते थे। मेगास्थनीज 6 कम्युनिटीज की बात करता है, जिसमें 5 मेंबर्स थे और वो एडमिनिस्टर करते थे अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज को। इसके बाद हम और इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सीत अध्यक्ष। सीता का मतलब जमीन होगा, तो एग्रीकल्चर से संबंधित ये सुपरविजन करेंगे एग्रीकल्चर को। पन्य अध्यक्ष जो होगा वो कॉमर्स के एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरिटेंडेंट होने वाले। युक्ता जो है वो सबऑर्डिनेट होगा रेवेन्यू ऑफिसर का। प्रदेशिका जो है वो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, और स्थनिका जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे प्रदेशिका के अंडर में। राजुका जो है वो रेवेन्यू सेटलमेंट का काम करेंगे। संस्था अध्यक्ष जो है वो सुपरिटेंडेंट होंगे मार्केट के। पौधव अध्यक्ष जो होंगे वो वेट और मेजर्स के ऊपर ध्यान देंगे। नव अध्यक्ष जो होंगे वो शिप सुपरिटेंडेंट होंगे। शुल्क अध्यक्ष जो होंगे वो टोल्स को कलेक्ट करने का काम करेंगे। इसी तरीके से विलेज लेवल पर भी ऑफिसर्स थे, जैसे ग्रामिका जो है वो विलेज के हेड हुआ करते थे, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी था। ग्राम वृहता जो है वो पंचायत होगी विलेज की, जिसमें एल्डर्स होने वाले हैं और वो डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, वो ग्राम वृहता कहलाएगी। साथ में सुदर्शन लेक की हम चर्चा कर चुके हैं, जो कि गिरनार हिल में गुजरात में बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। ताम्रलिप्ति जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, तमलुक जो मिडनापुर में है वहां पर, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट में भरूच या ब्रोच करके गुजरात में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था। तो 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट हो गए आपके, ताम्रलिप्ति और भरूच, एक तरफ ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में। इसके बाद प्रशस्ति प्रिजन हेड है, सन्निदाता ट्रेजरी हेड है, कोष अध्यक्ष ट्रेजरी ऑफिसर है, कोष्ठगार अध्यक्ष रॉयल ट्रेजरी को मैनेज करेंगे। नायका जो है वो सिटी की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, सिटी सिक्योरिटी चीफ होंगे। व्यावहारिका जो है वो चीफ जज होने वाले हैं। करमंतका जो है वो इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज के हेड होंगे। दंडपाल जो है वो हेड पुलिस होंगे। तुर्कपाल जो है वो रॉयल फोर्ट के हेड होंगे। अन्नपाल जो है वो फूड ग्रेन डिपार्टमेंट के हेड होंगे। राजुकास जो है उनका लैंड मेजरमेंट का काम ही हमने देखा। आकार अध्यक्ष जो होंगे वो माइनिंग ऑफिसर होंगे। लोह अध्यक्ष जो है वो मेटलर्जी ऑफिसर है। लक्षण अध्यक्ष जो है वो कॉइन मिंटिंग का काम करेंगे, लक्षण अध्यक्ष। लवन अध्यक्ष जो है वो सॉल्ट डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे।
स्वर्ण अध्यक्ष सोने के डिपार्टमेंट को, आयुध अध्यक्ष वेपन मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस को हैंडल करेंगे, पुण्य अध्यक्ष जो है वो फॉरेस्ट को हैंडल करेंगे, ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट कहलाएंगे, मन अध्यक्ष जो है वो टाइम एंड प्लेस को डिटरमाइन करेंगे, सुनद अध्यक्ष जो है वो स्लॉटर हाउस के ऑफिसर होंगे, मुद्रा अध्यक्ष जो है वो रॉयल सिंबल्स जो कॉइन्स वगैरह हैं उनको देखेंगे, द्योत अध्यक्ष जो है वो गैम्बलिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे और पटन अध्यक्ष जो है वो ऑफिसर होंगे पोर्ट के। तो इस तरीके से अलग अलग ऑफिसर्स के नाम हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि यहां से सीधा सवाल आता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, या फिर पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्ट ऑफिसर, या फिर गैम्बलिंग के लिए ऑफिसर का नाम क्या हुआ करता था। तो ये सारे नाम आपको प्रॉपरली रिवाइज करने होंगे। अब हम बात करें कि इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बढ़िया चल रहा था, इतना अच्छा राजा है, इतनी पावरफुल आर्मी है, इकोनॉमी भी अच्छी खासी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी सब बढ़िया है। फिर उसके बाद डिक्लाइन के क्या कॉजेस थे, मौर्यन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन क्यों होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा था, ओवर सेंट्रलाइजेशन था, जो कि कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत बन गया था। ब्यूरोक्रेसी भी इससे बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हैवी और कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी हो जाएगी। टैक्सेशन बहुत ज्यादा था और आप देखें इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी। कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो हर एक्टिविटी के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप पैशल लैंड के ऊपर काम कर रहे हो या फिर आप अपना कोई सामान बेचने जाए। साथ में कहा जाता है जो फॉरेन इन्वेशन हो रहे थे वेस्टर्न बॉर्डर से, वो भी एक मेन रीजन बन जाते हैं डिक्लाइन का मॉडर्न साम्राज्य के। नॉर्थ में आप देखें जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स है, चाइना ने तो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना ली। तो जो भी आक्रमण करता है, जो भी इन्वेडर्स हैं, उनको एक ही रास्ता मिला और वो इंडिया की तरफ एंटर करने के लिए मिला। अशोका जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं धम्मा के मिशन को प्रमोट करने में, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। ओवर टॉलरेंट और नॉन वायलेंट एटीट्यूड जो होता है, इसकी वजह से फाइटिंग स्पिरिट भी खत्म हो जाती फौज की, ऐसा भी कहा जाता है। अशोका की डेथ होती है 232 बीसी में, और इसके बाद से आप देखें जो नए सक्सेसर्स आएंगे वो काफी इनकॉम्पिटेंट होने वाले हैं और बहुत ज्यादा अत्याचारी भी थे। तो एक तरफ आप इनकॉम्पिटेंट भी हो, दूसरी तरफ आप अत्याचार कर रहे हो, तो इस तरीके के विद्रोह होने वाले हैं। और ऐसा ही होता है, जो पुष्यमित्र सुंग हैं ये मौर्यन आर्मी के कमांडर थे। ये आखिरी जो मौर्यन एम्परर हैं बृहद्रथ, इनको मारते हैं और इसके बाद सुंग डायनेस्टी शुरू हो जाती है 187 बीसी से। ये ब्राह्मण थे और अब आप देखेंगे धीरे धीरे बुद्धिज्म से ब्राह्मणिज्म की तरफ शिफ्ट होने वाला है। जो एलिजेंस था राजा का वो शिफ्ट होगा और इसी के साथ में जो बुद्धिज्म है उसका इंपॉर्टेंस भी आपको कम होते दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर चर्चा में हमने काफी विस्तार से एक एक चीज को समझा, काफी बारीकी से हमने जानकारी लेने का प्रयास किया कि क्या सिनेरियो था। मौर्यन साम्राज्य के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ गए। हमें समझ में आ गया उनके ऑफिसर्स के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किस तरीके से डिवीजन था, अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, मेगास्थनीज की इंडिका में क्या लिखा है, बिंदुसार के बारे में हम जान गए, हम अशोक के बारे में जान गए, और हमने जो फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य उनके बारे में जाना, उनकी डायनेस्टी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है या फिर जो वेगनेस है उसके बारे में भी जानकारी ली। तो विस्तार से कुल मिला के हम मौर्यन साम्राज्य के बारे में समझ चुके हैं। मैप के द्वारा भी हमने अच्छी खासी जानकारी ली है और प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।